हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो बहुत से बच्चे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जल्दी से वीडियो बनाइए। सो फाइनली वीडियो भी आ गया है। सो अभी तक हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया है विच वॉज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कवर किया हुआ है। अगर तुम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो तुम लोग इस वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक तुम्हें यहाँ ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा और यही तुम्हें नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की बनावट के बारे में हमें पढ़ना है। एटम के अंदर क्या होता है, बेसिकली यही सारी चीजों की हमें बात करनी है। तो अगर हम बात करें एटम की, तो ऐसा नहीं है कि एटम अचानक से टपक गए। एटम्स के बारे में बहुत पहले से, लगभग 400 BC यानी कि ईसा मसीह के भी 400 साल पहले से ऐसे दस्तावेज हमें मिले हैं, ऐसे प्रूफ्स हमें मिले हैं कि हमें पता लगता है कि जो इंडियंस थे और ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो ये मानते थे कि दुनिया में जो भी सब्सटेंस है, अगर हम उसको ब्रेक करें, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रेक होते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे लास्ट में हम उस पार्टिकल को और ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनको एटम्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था कि दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, वो सारी कहीं ना कहीं एटम्स से मिलके बनी हैं। उन्हें एटम वर्ड नहीं पता था, बट वो कॉन्सेप्ट इस चीज का समझते थे कि सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। एंड फिर यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जाके एटम्स के नाम तक पहुंचा। बेसिकली जो एटम वर्ड होता है, the word atom has been derived from Greek word atomio which means uncuttable और non-divisible। जो atoms word हम पढ़ते हैं ना, उसका मतलब ही होता है undivisible। बट आज के टाइम पे हम सबको पता है कि atoms को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड किया जा सकता है तभी तो तुम्हारे एटम बम और तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में पावर बनती है, बेसिकली वो सारी एटम को डिवाइड करके ही तो बनती है। सो एटम्स को भी ब्रेक किया जा सकता है। आज के टाइम की रियलिटी ये है। बट उस टाइम ऐसा सोचा जाता था कि एटम आर अनडिविजिबल। एटम नाम ही इस चीज के ऊपर है कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज इस चीज की रियलिटी अलग है। हम सबको पता है एटम्स डिवाइड हो सकते हैं, राइट। सो अभी हम बात कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। हम सबको पता है, 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ कुछ ऐसा है। एटम के बीचों बीच यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम समझते हैं 9-10th में, लेकिन रियलिटी में इससे काफी अलग है। अगर हम एक रियल एटम की पिक्चर देखें, अप्रोक्सीमेटली एक रियल इमेज इस तरह की कुछ दिखती है। ये एक इमेज निकाली गई है वाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कुछ ऐसा हमें, ये मॉलिक्यूल का एक्चुअली फोटो है, बट यहाँ पे तुम समझ सकते हो रियल में ऐसे दिखता है, इस तरह का नहीं दिखता है एटम। तो कॉन्सेप्चुअली हम ऐसा कॉन्सेप्ट मानते हैं कि इस तरह का दिखता होगा, बट एक्चुअली तुम्हारा इस टाइप का कुछ होता है मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी काफी ज्यादा अलग अलग है। तो इस चीज से, जो ये चीज है, इस चीज से हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस चीज के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं अभी। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार क्या होते हैं, फिर थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और उनके कमियां क्या क्या थी, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री की हम बात करें, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, ये क्या है, फिर डी ब्रोगलीज रिलेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ये हम पार्ट 1 में पढ़ रहे होंगे बिकॉज ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं। अभी ऑर्बिटल्स के बारे में तुम्हें नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सब हम पार्ट 2 में पढ़ रहे होंगे। मैंने 2 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। अदरवाइज 1 शॉर्ट वीडियो मैं भी बना देता, तुम लोग देखते भी नहीं हो फिर 2 घंटे का वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट 1 में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे बिकॉज हमें इन तीनों के बारे में ही नॉलेज है। फिलहाल के लिए आज का रियलिटी ये है कि इनके अलावा और भी तुम्हारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये तीनों कब कब डिस्कवर हुए थे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्कवर हुआ था 1897 में जे थॉमसन सर के द्वारा। फिर उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई लगभग 1919 के आसपास। तो
तो यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रूफ के साथ जो उस पार्टिकल का एग्जिस्टेंस प्रूफ कर देता है उसके नाम पे हमारा आ जाता है कि हाँ इन्होंने इसकी खोज करी। बट एक्चुअली इनके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा था कि प्रोटॉन जैसी कोई चीज होती है। एंड में इन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन और एक्सपेरिमेंट करके शो कर दिया उसका एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था 1932 में। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई। इनके बारे में हमें क्या पता है दैट इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज का होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इन पे चार्ज कितना कितना होता है ये भी एक्सपेरिमेंटली निकाला जा चुका है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। कूलम बेसिकली चार्ज को नापने का यूनिट है, इसलिए मैंने C लिख दिया यहाँ पे। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फिर प्रोटॉन का इतना ही चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उसके बाद न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता इसमें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसलिए 0 कूलम इस पे चार्ज होगा। फिर यहाँ पे मासेस की बात करें तो इन सभी पार्टिकल्स के मासेस भी एक्सपेरिमेंटली निकाले जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ज्यादा कम वेट है ये। फिर उसके बाद प्रोटॉन की हम बात करें, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसकी पावर -31 है और इसकी पावर -27 है। यहाँ पे माइनस की पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा छोटा यानी कि कम होगा वो। तो यहाँ पे -31, इलेक्ट्रॉन का वेट इज वेरी लेस, प्रोटॉन का वेट उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है, -27 ऑर्डर का है ये, राइट। और न्यूट्रॉन का वेट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट बराबर होते हैं, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारे दोनों ही न्यूक्लियॉन्स हैं, इनका मास जस्ट सेम होता है। जैसा प्रोटॉन है वैसा ही तुम्हारा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन तुम्हारे न्यूट्रल होते हैं, बस इतना ही फर्क है। चलो अब इसके बारे में इतना ही समझ लो, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वेरियस मॉडल्स जो समय के साथ धीमे धीमे आए। तो सबसे पहले 400-300 BC की बात करें, मतलब जो पुराने टाइम की बात हम करें, तो वहां पे ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, जो मानते थे कि भाई एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सारा का सारा मैटर उन्हीं से मिलके बना है। बेसिकली उन्हें एटम्स के बारे में नहीं पता था, बट हाँ इतना वो जानते थे कि सारा का सारा मैटर यानी कि सारे की सारी चीजें कहीं ना कहीं छोटे छोटे अनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलके बनी है, बस इतना उनको पता था। फिर बात आगे बढ़ती है, आगे आते हैं हम 1800s में। यहाँ पे जॉन डाल्टन सर आए, इन्होंने कहा कि एटम्स तुम्हारे छोटे छोटे ऐसे स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होंगे जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल होंगे। सो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, वो अलग बात है कि ये फेल हो गई बाद में। फिर उसके बाद 1897 में जे थॉमसन आए, इन्होंने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। इनका मानना था कि जो एटम्स होते हैं एक तरबूज की तरह होते हैं, तरबूज के अंदर जैसे बीज जो होते हैं इधर उधर फैले हुए होते हैं, तो उसी तरह प्लस माइनस चार्जेस यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे इधर उधर उसमें फैले होंगे, राइट। इसके बाद फिर ये भी फेल हो गया। फिर इसके बाद रदरफोर्ड यहाँ पे 1909 में अपना एक नया मॉडल लेके आते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर ये बोलते हैं दैट डिविजिबल यूनिट्स कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस विद नेगेटिव चार्जेस ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि तुम्हारा न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन एक इनसे कमी रह गई थी, इन्होंने ऑर्बिट्स की बात नहीं की थी। इन्होंने बस यही कहा था इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, कैसे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एटम की स्टेबिलिटी को ये प्रूव ही नहीं कर पाए। अगर इनसे सवाल कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएंगे न्यूक्लियस में। सो ये स्टेबिलिटी एटम की प्रूव नहीं कर पाए, सो इनका भी मॉडल फेल हो गया। फिर इसके बाद आते हैं ईयर 1913 में नील बोहर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को लिया, उसमें स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी ऐड कर दिया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस तो सेंटर में ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे न्यूक्लियस के, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होंगे, वो ऑर्बिट चेंज नहीं करेंगे अपने ऐसे लगातार। जो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है वो उसी में चक्कर लगाता रहेगा। मतलब एनर्जी लेवल इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स कर दिया, एक ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, उसका एनर्जी विद टाइम सेम रहेगा, एनर्जी उसका नहीं बदलेगा बार बार। तो ये इन्होंने फिक्स कर दिया और इन्होंने कहीं ना कहीं एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव कर दिया। सो इनका मॉडल कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक चला, आज के टाइम तक भी हम नील बोहर सर का मॉडल यूज करते हैं। सो इसके बाद एक और साइंटिस्ट है श्रोडिंगर 1926 में। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को हम कभी बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे है। इन्होंने कहा हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि
एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और कितनी तेजी से आगे जा रहा है। इन्होंने यही कहा हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की होने की यहाँ पे इतनी प्रोबेबिलिटी है, इस जगह होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे इन्होंने गहरा क्लाउड बना दिया है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की कम प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे इन्होंने लाइट ऐसे क्लाउड बना दिया। सो इन्होंने एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब एटम में न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक क्लाउड में प्रेजेंट होता है। हमें नहीं पता क्लाउड में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, उसके होने की कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ होने की कुछ आशंका है। मान लो यहाँ 70% हो सकता है, इस जगह पे 20% हो सकता है, यहाँ पे 1% हो सकता है। तो जिस जगह होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी हम वहां पे डार्क कर देते हैं इस तरह का क्लाउड, राइट। तो ये होता है श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट। अभी हम इस सबको आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे मॉडल्स थे जो कि अलग अलग ईयर्स में लाए गए, कुछ फेल हो गए एंड कुछ आज तक चल रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा बोहर मॉडल आज तक चल रहा है एंड उसके बाद श्रोडिंगर का एक जो क्लाउड वाला मॉडल है ये आज तक चल रहा है। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। सो आई होप एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इन सब कहानी को छोड़ते हैं, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बेसिक बातों की जो कि एग्जाम में हमें पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे बेसिक सा टॉपिक है एक एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स। अब ये बेसिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें हम क्लास 9th एंड 10th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। दैट एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जनरली हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है किसी भी एटम में, राइट। जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, तभी तो चार्ज तुम्हारा एटम का 0 होता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन, यही तुम्हारा हो जाता है एटॉमिक नंबर। इसको डिनोट किससे किया जाता है, Z कैरेक्टर से, ये चीज याद रखना। फिर आता है दूसरा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का नंबर जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। ये बात याद रखना, एटॉमिक नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z और मास नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A। मास नंबर A होगा, एटॉमिक नंबर Z होगा, राइट। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए बातें याद रखना। अगर कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा Z होगा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा जाएगा ये भी Z होगा यानी कि एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अभी इन दोनों को हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली सारे एलिमेंट्स का हमारा लिस्ट प्रेजेंट होता है। तो जैसे मान लो एक एलिमेंट का मैंने यहाँ पे पार्ट उठाया है कि एक एलिमेंट में हमें क्या क्या डिटेल्स लिख के दी होती हैं। सो 2 नंबर्स होते हैं एलिमेंट के, यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर लिखा होगा इस तरह, ये जो 26 लिखा है ये छोटा वाला नंबर, ये हमारा क्या होगा, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद इसी का जस्ट डबल या डबल से थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे एक दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा होता है, दिस इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर छोटा वाला नंबर होगा और इसी के बगल में जो इसका जस्ट डबल होगा या डबल से थोड़ा ज्यादा ही होगा, ये हमारा हो जाता है एटॉमिक मास। तो ये होते हैं दोनों चीजें, ये हम किसी भी एलिमेंट का देख सकते हैं बाय सीइंग द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, प्रोटॉन का नंबर बताना है, न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है इन दीज ऑल एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हीलियम 4He2, यहाँ पे 4 इसका मास नंबर है, 2 इसका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं चलो इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z होता है, Z यहाँ पे कितना है, इट इज इक्वल टू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। प्रोटॉन का भी नंबर क्या होता है, Z, इट इज इक्वल टू 2, ये हो गया। दो यहाँ पे प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ पे मास नंबर है 4, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2, तो 4 माइनस 2 यानी कि आ जाएगा 2। इसमें न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। चलो अब इसका आर्गन का निकालते हैं। सो आर्गन का मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, ये हो जाएगा 18 यानी कि Z। फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे इक्वल टू 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, A माइनस Z यानी कि 40 माइनस 18, ये हो जाएगा हमारा 22। इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर देखो अलग हो गया, यहाँ पे 22 न्यूट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम 235। सो यहाँ पे इसका मास नंबर 235 है, एटॉमिक नंबर 92 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके, जो कि हो जाएगा 235 माइनस
92। सो इन दोनों को माइनस करके आंसर तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये क्या होता है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइसोटोप्स के बारे में आई थिंक तुम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा क्लास 10th में। सो आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि तुम्हारे सेम एटॉमिक नंबर जिनका हो और डिफरेंट मास नंबर हो। बेसिकली ये तुम्हारे सेम एलिमेंट के ही डिफरेंट एटम्स होते हैं, मतलब एलिमेंट सेम रहेगा यहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखो दिए हुए हैं। एक होता है हमारा 1H1, यानी कि एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, हाइड्रोजन ही है ये। फिर उसके बाद एक दूसरा हाइड्रोजन भी हमें मिलता है नेचर में, जो कि होता है ड्यूटेरियम। इसमें क्या होगा, मास नंबर इसका 2 हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 रहता है, यानी कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। एक्चुअली इसमें प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे ट्रीटियम की बात करें, ट्रीटियम का मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1, यानी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे देख लो, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होने से मास नंबर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। सो व्हेन मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, देन वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, दोज विल बी कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं तीनों। फिर इसके बाद बात करते हैं एक दूसरे टाइप के एलिमेंट की, जिसको बोलते हैं आइसोबार। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं आइसोबार में। क्या होता है ये, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। अब इस बार कहा गया मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। सो मास नंबर यहाँ सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने नोट किए हैं। जैसे आर्गन होता है, आर्गन का जो मास नंबर होता है वो होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 18। ये एक नोबल गैस है। फिर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का भी मास नंबर होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 19। फिर उसके बाद कैल्शियम का भी मास नंबर होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20। यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं, एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हैं, तभी एलिमेंट ही अलग अलग है, लेकिन इन एलिमेंट्स का जो मास नंबर है वो हमारा सेम है। तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, दीज विल बी कॉल्ड आइसोबार्स। तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मान लो कुछ एलिमेंट्स का तुम्हें ऐसे पेयर बना के क्वेश्चन में दे दिया गया, पूछ लिया जाएगा बताओ कि ये आइसोटोप है कि ये आइसोबार है। इस तरह भी क्वेश्चन आता है, बाकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट ये क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, मान लो ये सन है, सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है। एक्चुअली जो रेशियो होता है सन और अर्थ का मैंने यहाँ पे कम किया है, सन इतना बड़ा है, अर्थ इससे कहीं ज्यादा छोटा होता है सन के कंपैरिजन में। मान लो ऐसे कुछ है, सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, अर्थ थोड़ा बड़ी मैंने बना दी है ताकि तुम लोग को दिखाई दे। तो यहाँ पे डेली क्या होता है, जब सन देखते हैं हम कि सुबह सुबह सन ऐसे उग रहा है, एक्चुअली सन नहीं उग रहा होता, हमारा अर्थ ऐसे कुछ रोटेट करता है कि हमें लग रहा होता है कि सुबह सुबह डेली सन राइज हो रहा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। मान लो अर्थ घूमा, हम यहाँ पे हैं, हम कहीं यहाँ खड़े हुए हैं और हमें सूरज दिखने लगा, ठीक। तो सूरज दिखने का क्या मतलब है, मतलब कहीं ना कहीं सन की लाइट हम तक पहुंच रही है। सो सन की लाइट हम तक ऐसे स्ट्रेट पाथ में पहुंचेगी, बेंड तो होती ही नहीं है लाइट। तो इस तरह लाइट की रेज पहुंच रही है हम तक। अब मेरा सवाल है तुम लोगों से, दैट सन और अर्थ के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, देयर इज नो पार्टिकल प्रेजेंट इन बिटवीन। तो कोई पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है अर्थ के बीच में और सन के बीच में, देयर इज नो मैटर, तो यहाँ पे पूरा वैक्यूम है। तो क्या कोई चीज ऐसी होती है कि वैक्यूम से ऐसे होती भी आ जाए? हमें पता है लाइट कैन डू सो, लाइट ऐसा कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे लाइट वैक्यूम से होके भी, पूरा वैक्यूम है बीच में सन और अर्थ के बीच में, वैक्यूम से होते हुए सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। तो लाइट की अमेजिंग बात है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ जाती है कि लाइट वैक्यूम को पार करके आ रही है, तो वैक्यूम को पार करके आ रही है, दैट मीन्स लाइट इज अ वेव। एक चीज तो क्लियर है भाई, वैक्यूम में से लाइट ऐसे आ रही है तो लाइट इज अ वेव विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सो ये तो हो गया, लाइट इज अ वेव। लेकिन एक और बात भी होती है, दैट अगर हम मान लो अपने घर में लगा देते हैं पैनल, मान लो हमने अपने घर में लगा दिया सोलर पैनल, तो सोलर पैनल क्या करता है, इट क्रिएट्स लाइट एनर्जी। सो यहाँ पे जो सन से रोशनी आ रही है,
दैट इज नॉट ओनली वेव बट दैट वेव इज ऑल्सो कैरिंग एनर्जी, वहां पे एनर्जी भी वो ला रही है। सो एनर्जी किसी भी बॉडी में तब होगी जब उस बॉडी का कुछ मास होगा, राइट। तो किसी भी बॉडी में जब कोई मास प्रेजेंट होता है तभी वो एनर्जी स्टोर कर सकती है। भाई एकदम खाली बॉडी है तो उसमें क्या ही तुम एनर्जी स्टोर करोगे। सो यहाँ पे अगर मास प्रेजेंट होगा हमारे लाइट के अंदर तभी वो एनर्जी लेके आ पाएगी सन से अर्थ तक। तो यहाँ पे माना गया है दैट जो लाइट होती है ना, लाइट इज अ वेव एज वेल एज यहाँ पे लाइट को हम छोटे छोटे पार्टिकल मान लेते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोन। लाइट ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेके आती है जिनको हम बोलते हैं फोटोन। इस तरह फोटोन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आएगा, यहाँ पे देयर विल बी मेनी सेवरल मिलियंस ऑफ फोटोन्स जो कि पर सेकंड ऐसे अर्थ की तरफ आ रहे हैं। दीज आर लाइट पार्टिकल्स जो कि यहाँ पे सन से लेके अर्थ तक आएंगे। ये क्या लाएंगे? ये एनर्जी लाएंगे। सो लाइट साइमल्टेनियसली बिहेव कर रही है एज अ वेव बिकॉज ये वैक्यूम में ऐसे ट्रेवल करके आ रही है एंड ऑल्सो बिकॉज वो एनर्जी कैरी कर रही है। तो हम कहते हैं दैट वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं लाइट के अंदर जो एनर्जी को लेके आ रहे हैं अर्थ तक। सो दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटोन एंड यहाँ पे लाइट को हम वेव भी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट वेव वाला नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल वाला नेचर भी शो कर रही है। यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है, वो दोनों ही नेचर शो करेगी। एंड आज के टाइम में हमारा यही मानना है दैट लाइट बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। सो लाइट दोनों तरह से बिहेव करती है, आज के टाइम पे हम यही मानते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज मुझे तुम लोग को समझानी थी दैट डुअल नेचर होता है लाइट का। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है। सो यहाँ पे वी केम टू अ कंक्लूजन दैट लाइट एक्ट्स बोथ एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। एज अ पार्टिकल इसलिए बिहेव करती है बिकॉज यहाँ पे लाइट एनर्जी कैरी कर रही है जो कि एक पार्टिकल ही कैरी कर सकता है। फिर यहाँ पे एज अ वेव इसलिए बिकॉज वी नो दैट लाइट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम और थ्रू वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम के थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं दैट लाइट बिहेव्स एज अ वेव। और यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट भी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे तुम लोग इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो वहां पे तुम लोग को समझ में आएगा वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। तो अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वेव नेचर भी लाइट का होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ये चीज बस समझ लो अभी के लिए। अब यहाँ पे जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी एक तरह की वेव है। साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए होता है फॉर ट्रैवलिंग, लेकिन लाइट वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। साउंड वेव डिस्टरबेंस क्रिएट करती है मीडियम में, साउंड वेव के ट्रैवल करने का तरीका अलग होता है। लेकिन बात करें लाइट वेव्स की तो लाइट वेव के ट्रैवल करने का तरीका एकदम अलग होगा। लाइट वेव्स क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं ये तुम पढ़ोगे क्लास 12 फिजिक्स में, ये अभी हम इसके बारे में भी इन डेप्थ नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जान लो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं बेसिकली, और उन फील्ड्स के बीच डिस्टरबेंस कॉज करती हुई लाइट आगे जाती है। यहाँ पे किसी पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वैक्यूम हो चाहे कुछ हो, और वहां पे इन फील्ड्स के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हुई लाइट आगे बढ़ती है। तो बेसिकली तुम चाहे अर्थ की बात करो चाहे वैक्यूम की बात करो, हर जगह एनर्जी प्रेजेंट है, तो इन्हीं फील्ड्स में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं लाइट की वेव्स, ऐसे समझ सकते हो। सो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेटर हम ये देखते हैं दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे लाइट का डुअल नेचर अभी हमने देखा, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी और वेव की तरह बिहेव कर रही थी। अब इसी चीज को हम मैटर से यानी कि अपने एटॉमिक पार्टिकल से रिलेट करेंगे। नाउ वी विल रियलाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो ऑफ डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन्स भी बोथ एज अ पार्टिकल भी बिहेव करते हैं एंड बोथ एज अ वेव भी बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। सो चलो यहाँ पे बात करते हैं अभी वेव मोशन की। वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज अभी हमने लाइट का वेव नेचर भी पढ़ा कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, तो वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे वेव्स की अगर हम बात करें, सो वेव कैसे इस तरह आगे प्रोपोगेट करती हैं। अगर ये वेव मान लो आगे की तरफ जा रही है, सो हम कह सकते हैं कि इस वेव का वेलोसिटी आगे की तरफ है और v वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है, ये v हो गया। ठीक है। तो वेव हमारी आगे की तरफ जा रही है v वेलोसिटी के साथ, वो उसका वेव वेलोसिटी हो जाएगा। और यहाँ पे वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। यहाँ पे जो तुम्हारी ये दो पीक्स हैं, इन दोनों पीक्स के बीच का या फिर जो दोनों बॉटम पार्ट्स हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है हमारा वेव लेंथ, मतलब वेव की लेंथ कितनी है। दोनों यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो या ट्रफ ले लो, इन दोनों का जो लेंथ होगा, जो गैपिंग होगा, यही तुम्हारा वेवलेंथ हो जाता है। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा बेसिकली एक ग्रीक सिंबल है जो हमेशा वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर यहाँ पे
कितना ऊंचे तक हमारी वेव जा रही है, ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम जो हाइट होगा वेव का, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। सेंटर से हाइट लेते हैं, ये एम्पलीट्यूड ए हो गया। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं वेव वेलोसिटी की। वेव वेलोसिटी तो यही हो जाएगा कितनी स्पीड से हमारी वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, प्रोपेगेट कर रही है। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स है भाई। वेवलेंथ क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ्स। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ इंपॉर्टेंट है, दैट कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मैं टिक लगा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी कई बार पूछा जाता है निकालने के लिए। सो इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ठीक है। फिर आ जाता है वेव वेलोसिटी, कितनी स्पीड से हमारी वेव जा रही है। सो दैट वेव वेलोसिटी यहाँ पे हमारी क्या होगी, लाइट है, तो लाइट की स्पीड हो गई वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, ये जो है वी, ये वी लग रहा होगा तुम्हें बट ये म्यू है एक्चुअली। तो म्यू इंटू लैम्डा मतलब कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है विच इज वेव नंबर। ये तुमने हो सकता है ना पढ़ाओ। वेव नंबर इज एक्चुअली एक सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स आ सकती हैं, ये हमारा होता है वेव नंबर। तो यहाँ पे ये हो जाता है, इसको बोलते हैं म्यू और ऊपर बार लगा देते हैं। सो दिस इज वेव नंबर। सिर्फ म्यू लिखा है तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, और अगर म्यू के ऊपर बार लगा हुआ है सो दैट मीन्स वेव नंबर। ये हो जाता है 1 लैम्डा। लैम्डा को सेंटीमीटर में रखना है, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा इसका वो आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जरूर से याद रखना, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जरूर से याद रखना, और वेव नंबर का। ये 3 फॉर्मूला है, ये हमको याद रखने हैं, बिकॉज जब भी वेव के ऊपर क्वेश्चन आएगा सो इन्हीं 3 फॉर्मूला का हमें यूज करके यहाँ पे चीजों को निकालना पड़ेगा, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की। सो स्पेक्ट्रम तुम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ भी रखा होगा। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है दैट कितने तरह की यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट हैं पूरी दुनिया में, कितने तरह के यहाँ पे अलग अलग तरह की वेव्स हमारी होती हैं। एक तुम्हारी रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है, फिर जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है वेव्स की, और ये बदलती जाती हैं। रेडियो वेव्स से ज़्यादा पावरफुल वाली आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अवन तुम लोगों ने सुना होगा, उसके अंदर देखो हीट इतनी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो अंदर उसमें किरणें बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होती है इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड कैमरास तुम लोगों ने सुने होंगे जो कि रात में भी देख सकते हैं, तो इन वेव्स में भी एनर्जी होती है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है विजिबल रीजन। इंफ्रारेड के ऊपर यहाँ पे विजिबल रीजन है, इसको हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो कर दिया है। विजिबल में वो सारी लाइट्स या फिर वो सारे कलर जो हम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा विजिबल रीजन है। स्टार्ट होता है वॉयलेट से या इंडिगो से और जाता है कहाँ तक, रेड तक। विबग्योर तुम लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर आता है हमारा अल्ट्रावायलेट। अगेन इसको हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें इसको नहीं देख सकती हैं, कुछ जानवर देख सकते हैं, वो बात अलग है। तो अल्ट्रावायलेट रेंज यहाँ तक आती है। फिर इससे भी ज़्यादा पावरफुल तरह की रेज होती है हमारी एक्स रेज। फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं गामा रेज। तो इनकी रेंजेस देखो यहाँ पे दे रखी हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये हमारा वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ। अब यहाँ जो वेवलेंथ हमारा है, वेवलेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है किधर की तरफ, रेडियो वेव्स की तरफ। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा लंबी वेव्स होंगी रेडियो वेव्स की, और सबसे ज्यादा छोटी छोटी वेव्स होंगी कि कौन सी, गामा रेज वाली, राइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है गामा की तरफ। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेस की, देखो 10⁻24 ऑर्डर तक जा रही है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स की, जो कि हो सकती है 10⁻0 यानी मीटर्स में हो सकती है। और उसके बाद वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की होती है, यानी 10⁸ ऑर्डर की भी हो सकती है, बहुत लंबी लंबी वेव्स हो सकती हैं। और सबसे कम वेव साइज होता है, वेवलेंथ होता है गामा रेस का, जो कि होता है 10⁻⁻16। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में किस पर्टिकुलर रेंज में हम आ रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी इस पे आ जाता है। अभी चलो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे बोला गया है द विविध भारती स्टेशन, ये रेडियो स्टेशन है, ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। ये हमको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है वहां पे। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, म्यू इज गिवन 1368 किलोहर्ट्ज है, तो यहाँ पे 000 लगा दो, ये हो गया हर्ट्ज, ये हमको गिवन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ। लैम्डा हमको
निकालना है, इतना हमें पता लगा। फिर आगे विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, तो पहले हमको लैम्डा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें ये भी बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम का ये वेव है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच कोई रिलेशन होता है, यहाँ पे देख लो, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी म्यू के बीच रिलेशन होता है, c इज इक्वल टू वी लैम्डा। तो यहाँ पे इसका हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वेव वेलोसिटी c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान रखना, वेव वेलोसिटी है तो यहाँ पे लाइट की स्पीड से ही वेव आगे ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमको निकालना है लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन म्यू हो जाएगा। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू c अपॉन म्यू, को हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा। तो c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे म्यू हमको कितना दे रखा है 1368,000, 3 जीरो लगे हैं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर 10⁻³ इसको लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटू 10⁻3, इस तरह हमने ले लिया। फिर उसके बाद में 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व कर दो और 3 से इसको चाहो तो काट दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 3 9 1 10 8 18, 3 से कट जाएगा ये, इतना आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 1/459 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ है, यहाँ 3 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पार, ये आ जाएगा 10⁵। यहाँ पे सेकंड और सेकंड कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर्स। इसको सॉल्व करना। एंड सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट, यहाँ पे पहले हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है एंड बी फ्रीक्वेंसी। तो वेव नंबर कैलकुलेट होगा यानी कि म्यू बार, और फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। वेवलेंथ हमको दे रखा है इतना, सो वेवलेंथ हमें पता है और हमको वेव नंबर निकालना है। तो चलो पहले ए पार्ट देखते हैं। सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ये मैंने फॉर्मूला बताया था अभी यहाँ पे जब वेव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ, लैम्डा बस सेंटीमीटर में रखना है, इतना हमको ध्यान रखना है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे ये एंगस्ट्रम में दे रखा है हमको वेवलेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5800। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो इसको मीटर में हमने कर लिया, फिर अगर सेंटीमीटर में इसको करना है तो सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे। फिर तो यहाँ पे सेंटीमीटर में बनाने के लिए हो जाएगा 1/58, ये 2 जीरो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इसी में, चलो 2 जीरो भी बाद में करते हैं, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, यहाँ 4 जीरो नहीं लग जाएंगे, इस तरह मैंने इंटू 100 कर दिया और इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब हमारा काम हो गया, बस ये हो जाएगा इक्वल टू 1 कितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चली जाएगी 10 की पावर में, तो -10 + 4 बचेगा कितना -6, तो ये आ जाएगा 1/58 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, 10⁻+6 हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारा 58। यहाँ से हम 100 अलग निकाल सकते हैं, आसान बना दो तुम्हारे लिए डिवाइड करना, 100 डिवाइड बाय 58, 10⁻4 अलग रहने दो, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, ये आ जाएगा 1.724 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप कैसे हमने निकाला समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू, ये आ जाएगा c/λ। सो c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा था, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू c/λ हमने कर लिया। बस c का मतलब लाइट का स्पीड यानी 3 इंटू 10⁸, लैम्डा का मतलब यहाँ पे 5800 एंगस्ट्रम, ये हमारा वेवलेंथ है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में है, तो 5800 एंगस्ट्रम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में हो गया। ये मीटर पर सेकंड में है और नीचे मीटर में हो गया, मीटर मीटर कट जाएगा, पर सेकंड आंसर आ जाएगा यानी हर्ट्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁸ और 10⁻10, 10⁻10 को हम -10 को ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी, सो ये हो जाएगा इंटू 10⁻18, ठीक है, प्लस करा दिया मैंने ऊपर ले जाके, 3/5800 बच रहा है। या फिर पहले एक काम कर सकते हो, पावर्स को पहले ऐसे सॉल्व कर लो, बताऊँ यहाँ पे कर सकते हो इस तरह, 3/58 अभी इसको कैंसिल कर देंगे, 0 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर यहाँ ऐड हो जाएंगी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 इंटू 10⁸ ऊपर है और इंटू 10⁻10 में 2 पावर ऐड होंगी, ये आ जाएगा -8,
ये बच रहा है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या करो, क्या आ जाएगा 3/58 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, ये -8 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 8 16 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 2 पावर निकाल लो, 300 इसको बना लो और फिर डिवाइड कर दो। 300/58, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, ये जो यूज़ नहीं कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 300 को 58 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5.172 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14 और इसका यूनिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हर्ट्ज। आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है। ये थ्योरी हमें क्या बताती है, दैट जो भी हमारे फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स अभी हमने बात की थी कि लाइट वेव्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे लाइट को हम एज अ वेव भी ट्रीट करते हैं और एज अ पार्टिकल भी ट्रीट करते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हमें ये बताती है कि जो लाइट वेव के फोटॉन होते हैं, उन फोटॉन में ईच फोटॉन हैज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलेट करती है उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E = H, ये भी यहाँ पे म्यू है, ठीक है, ये यहाँ जो V बना हुआ है ये म्यू है एक्चुअली, इस तरह H म्यू, ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने क्या किया, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन को रिलेट कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, और जिस कांस्टेंट का यूज करके इन्होंने रिलेट किया वो कांस्टेंट है H। H यहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम पे ये कांस्टेंट आया है बिकॉज इन्होंने ही ये फॉर्मूला हमें दिया। तो E = H म्यू, ये क्या रिलेट कर रहा है, ये एक फोटॉन की एनर्जी को रिलेट कर रहा है उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन। सो इन्होंने यही कहा दैट हर फोटॉन का जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा एंड वो रिलेट कर रहा होगा उसके फ्रीक्वेंसी के साथ विद द फॉर्मूला E = H म्यू। यहाँ पे अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फोटॉन। मतलब यहाँ पे इनका ये भी कहना था कि जो फोटॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एनर्जी जब ट्रांसमिट होगी तो आधा फोटॉन कहीं चला जाएगा या हमने 1.5 फोटॉन कहीं पे दे दिया, ऐसा नहीं होता। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जैसे मान लो सन से लाइट रेज यहाँ तक आ रही हैं, सो वहां से कभी भी आधा फोटॉन या फिर 3/4 फोटॉन नहीं आएगा, आएगा तो पूरा फोटॉन आएगा, 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 3 फोटॉन या फिर 100 फोटॉन, 1000 फोटॉन्स, लेकिन यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन में फोटॉन्स नहीं आते हैं। सो यही इनकी थ्योरी कहती है दैट रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स और पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। इन्होंने फोटॉन्स की बात की कि जब भी एनर्जी का आदान प्रदान होगा लाइट वेव्स के द्वारा तो वो फोटॉन के फॉर्म में होता है। फिर ईच फोटॉन हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। हर फोटॉन का अपना कुछ एनर्जी होता है जो कि रिलेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी से विद द रिलेशन E = H म्यू। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे बिकॉज न्यूमेरिकल्स में भी हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पे एक H नया वेरिएबल आ गया, वेरिएबल का एक कांस्टेंट है ये, यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसका तुम्हारा डायमेंशन है बेसिकली, और यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्योंकि साइंटिस्ट थे प्लैंक, इन्होंने ही इस रिलेशन को बनाया था तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने कांस्टेंट का नाम रख दिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और बात की क्वांटाइजेशन की, कि यहाँ पे जब भी फोटॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे आधा अधूरा फोटॉन नहीं ट्रांसफर होता है, हमेशा फोटॉन कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होते हैं। यानी कि 1 फोटॉन जा सकता है, 2 फोटॉन जा सकते हैं, 5 फोटॉन, 100 फोटॉन, 1000 फोटॉन, कभी भी फ्रैक्शन में फोटॉन नहीं ट्रांसमिट होता है। चल, आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 फोटॉन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे हमसे वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ दे रखा है और हमसे एनर्जी पूछ लिया गया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, E = H म्यू, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखा, प्लैंक्स कांस्टेंट तो चलो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें नहीं दे रखा है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरे रिलेशन का यूज करेंगे। अभी हमने वेव की प्रॉपर्टीज में देखा था, क्या था, C = म्यू लैम्डा। सो यहाँ से आ जाएगा म्यू = C/λ, यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो इसी फॉर्मूला को हम पुट कर देंगे यहाँ पे म्यू की जगह, तो ये बन जाएगा E = H, H तो रहेगा ही, म्यू की जगह हम रख देंगे C/λ।
सो यहाँ पे आ गया E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये भी फॉर्मूला हम थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे या फिर ज़रूरत पड़ने पे इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे जब भी हमें लैम्डा यानी वेवलेंथ दे रखा होगा तो हम इस रिलेशन का यूज़ करके एनर्जी निकालेंगे फोटोन का। फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ बताया गया है तो यहाँ पे हम वेवलेंथ का इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ करके एनर्जी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं चलो। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इक्वल टू एच का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, चलो फॉर्मूला तो लिख ही दिया है। h का वैल्यू हमारा होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो h का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और c का वैल्यू कितना है, ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू रखना है। लैम्डा का वैल्यू ध्यान रखना मीटर में यानी कि SI में रखना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत मीटर में, यानी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। तो SI यूनिट में इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे और एनर्जी हमारा जूल में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सारे नंबर्स को एक पास लिख लेते हैं, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 1000, ये 3 जीरो को भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद पावर को ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पे हम 10 की पावर्स को ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर, यहाँ पे 3 जीरो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। इनको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे 10 की पावर टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, 7 ये ऊपर जाएगा, 8 के साथ ऐड होगा तो 8 और 7 हो जाएगा 15 और माइनस 34 15 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस 19। उसके बाद इन नंबर्स को हम डिवाइड कर लेंगे जो कि आ जाएगा 4.97 और ये हमारा आ जाएगा जूल्स में, बिकॉज ये हमने क्या निकाला है, एनर्जी। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने एनर्जी को कैसे निकाला है। समझ में आ गया हो तो चलो भी बढ़ते हैं आगे। सो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसके द्वारा किया गया था, ये हर्ट्ज के द्वारा किया गया था इन 1887। तो इसमें क्या हुआ था इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे हर्ट्ज ने क्या किया, एक मेटल शीट ली, ठीक ऐसे मेटल प्लेट लिया और उसके ऊपर इन्होंने एक लाइट का बीम उस पर स्ट्राइक किया। लाइट का बीम मतलब लाइट एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्होंने मेटल पे ऐसे ट्रांसमिट किया। सो यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है। इन्होंने क्या किया, एक लाइट बीम ली और यहाँ पे लाइट बीम जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी की लाइट बीम है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च ले ली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट इन्होंने इस मेटल पे ऐसे ट्रांसमिट की। इन्होंने ऐसे लाइट रेज ट्रांसमिट करी इस पर। हुआ क्या कि मेटल पे जब लाइट रेज पड़ी तो मेटल ने उस लाइट रे द्वारा जो एनर्जी यहाँ पे आ रही थी वो एब्जॉर्ब करी। बेसिकली लाइट के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है कि लाइट फोटोन से मिलके बनी होती है और लाइट के अंदर हर फोटोन में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मान लेते हैं यहाँ पे h म्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट पार्टिकल्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो मेटल होगा, मेटल के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये एटम कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। दीज मेटल एटम्स विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे W एनर्जी मान लो इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, इसको हम W नॉट मान लेते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोलते हैं। फिर जब एटम्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उससे भी ज़्यादा उनको एनर्जी जब मिली तो उस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और वो मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट, और क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है तभी तो ये बाहर निकल के आए हैं। तो इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा उनका फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv²। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से ही समझो फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है, फोटो का मतलब लाइट, फोटो मतलब पिक्चर नहीं होता, फोटो का मतलब लाइट है और इलेक्ट्रिक का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब किसी मेटल पे अगर हम लाइट बीम ऐसे स्ट्राइक करते हैं, लाइट उस पे एमिट आउट करते हैं, तो यहाँ पे उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आते हैं। सो दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, लाइट बीम जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो लाइट एनर्जी कुछ लेके आएगी। सो उस मेटल के अंदर के एटम्स वो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे, एक थ्रेशोल्ड तक एब्जॉर्ब करेंगे। जो W नॉट मैंने बनाया है, दिस इज दी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब समझ लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहेंगे एटम्स, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा एनर्जी जब उसके अंदर आ जाएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि वो मेटल सरफेस से ही बाहर निकल आते हैं। सो जब वो बाहर निकलेंगे तो कुछ एनर्जी लेके निकलेंगे, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो लेके निकलती हैं वो
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पीड के साथ बाहर निकल जाते हैं, उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे इसी पूरे कॉन्सेप्ट को एक इक्वेशन में ले आए कौन, आइंस्टीन सर। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये क्या कहती है, दैट जब हम लाइट बीम वहां स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना एनर्जी है, h म्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर कुछ एनर्जी तो मेटल के एटम्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी W। और कुछ एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आएंगे तो उनके अंदर होगी, वो हो जाएगी हमारी हाफ mv²। तो यहाँ पे अगर एक रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे जितनी एनर्जी लाइट रे लेके आ रही वो है h म्यू इज इक्वल टू, वो बराबर होगी कुछ एनर्जी यहाँ पे मेटल के एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो हो जाएगा W0, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे उनके अंदर कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ mv²। तो यही इक्वेशन आइंस्टीन सर ने बनाया, दैट यहाँ पे फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं इतनी एनर्जी के साथ, E इज इक्वल टू एच म्यू। फिर उसके बाद मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी W इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, ये एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं मेटल के एटम्स, इतनी तो वो मिनिमम एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे एटम्स। तो ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी टर्म हम याद रखेंगे, दिस इज द मिनिमम एनर्जी जो कि तुम्हारे मेटल के एटम्स को चाहिए ताकि इससे ज्यादा एनर्जी होने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएंगे दैट कम्स विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा यही बन जाता है, एच म्यू ये तुम्हारा लाइट का एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है मेटल को, ये वो है। फिर एच म्यू नॉट, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, सारे एच म्यू से ही आएंगे बिकॉज यहाँ पे वेव वाला एनर्जी हम निकाल रहे हैं, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फिर लास्ट में हाफ mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकल के भागा है ये उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। सो यही इक्वेशन आइंस्टीन ने बनाया था और इसी के लिए उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। एल्बर्ट आइंस्टाइन वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921 फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अभी इसके ऊपर बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0, इसको रीड करते हैं सही से, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10 टू द पावर 14। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है V0 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। ये हर्ट्स में बेसिकली है, हर्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, पर सेकेंड का मतलब हर्ट्स ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखा है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, थ्रेशोल्ड वाला एनर्जी, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हमारा हो जाएगा W0। जो W0 अभी नहीं निकालते, बाद में देख लेंगे इसको। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 15 हिट्स द मेटल। मतलब जो लाइट हमारी हिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी, V इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ये हमारा जो लाइट स्ट्राइक हम करा रहे हैं जो बीम, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, निकालते हैं चलो। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पहले मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लाइट का एनर्जी होता है वो होता है एच म्यू, ये तो हो गया जो इनपुट लाइट हम देंगे मेटल को, उसका एनर्जी, इज इक्वल टू, फिर इक्वल टू मिनिमम थ्रेशोल्ड जो एटम एब्जॉर्ब करेगा, ये हो जाएगा एच म्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएगा उसका mv²। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। सो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें यहाँ पे इसी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है। तो हमें इसका वैल्यू बताना है, हाफ mv² का। सो ये हो जाएगा इक्वल टू, हाफ mv² को इधर ही रहने देंगे, h म्यू नॉट को इधर ले आएंगे। सो ये हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h म्यू माइनस h म्यू नॉट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे h कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हाफ mv² को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं बिकॉज हाफ mv² हमें अलग अलग तो कुछ निकालना नहीं है, हमें पूरा काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे h का वैल्यू, सो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमारा कितना था, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। इसको रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 ब्रैकेट में होगा म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू हमारा कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर 15, मतलब वही है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर 14, ये है यहाँ पे।
अब यहाँ एक और काम भी कर सकते हो, यहाँ पे 10 की पावर्स देखो अलग अलग हैं, अगर बिना कैलकुलेटर के करो तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करो, यहाँ 10 की पावर एक कम कर दो, यहाँ 10 की पावर एक कम कर दो, 10 की पावर 14 ही कर दो, 15 थी 14 कर दिया मैंने, और एक जीरो निकाल के यहाँ इस जगह लगा दो, बस हो गया। 10 की पावर सेम हो गई, या माइनस कर सकते हो बिना कैलसी के भी। ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, यहाँ इन दोनों को माइनस कर दो। यहाँ जब ऑर्डर 10 का सेम है, 10 की पावर सेम है, तो यहाँ पे 10 माइनस 7 कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3 बचेगा 10 माइनस 7 करके, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14। 10 की पावर सेम है तो नंबर्स को माइनस किया जा सकता है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी 10 की पावर आपस में सॉल्व हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा हमारा 19.787 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स को आपस में ऐड कर लो, 14 और माइनस 34, तो माइनस 34 मतलब 34 माइनस 14 कर लो, कितना आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा तुम्हारा 20 आ जाएगा माइनस का, माइनस 34 प्लस 14 करोगे माइनस 20 पावर आ गई, ये आ गया। और यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करना है, 19 पॉइंट है तो मैं 1 के आगे पॉइंट लगाना है, पॉइंट एक लेफ्ट में खिसका दो, यहाँ पे एक पॉजिटिव 10 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर माइनस 19 बचेगा। सो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1.97, यहाँ पे तुम चाहो तो 80 ले सकते हो, 978 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19, और ये हमने निकाला क्या है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला है, तो क्या आ जाएगा जूल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार इसको देख लो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। वैसे तो आई होप समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो समझ में आ गया हो तो चलो भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड, इसको पढ़ते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे है when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of, तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग ध्यान देना, that kinetic energy हम लोग को 1.68 into 10⁵ जूल पर मोल दे रखा है, तो यहाँ पे इसका भी हम ध्यान रखेंगे अभी आगे। फिर है what is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium, तो यहाँ पे हमसे मिनिमम एनर्जी पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमसे यहाँ पे पूछा है। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला अभी देख लेंगे क्या है। फिर इसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, तो यहाँ पे पहले एनर्जी निकालेंगे फिर उसी का यहाँ पे वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो जो जो गिवन है वो लिखते चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन we are given wavelength lambda is equal to 300 nanometer यानी 10 to the power minus 9 meter. So nanometer ये हो गया, falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 जूल पर मोल। तो हमें इसका ध्यान देना है, यहाँ पे इतनी एनर्जी एक मोल में है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे सोडियम के एक मोल में कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो यहाँ पे पहले वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था। तो 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे एटम्स की बात करेंगे बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट है, तो इतने एटम्स की बात हो रही है एक मोल में, यानी कि एक मोल इतना एनर्जी, एक मोल इतने नंबर ऑफ एटम्स के लिए बन रहा है। तो एक एटम के पास कितना एनर्जी होगा, इस टोटल एनर्जी को हम इतने नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट एनर्जी इन 1 एटम, एक एटम की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इन 1 एटम ऑफ सोडियम, ये हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी कितनी है, 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है, जूल पर मोल। और एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने आए हैं, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स हमारा आया है इतना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बस इसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब मोल की जगह हमने मोल को कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ एटम्स में। तो यहाँ पे जूल पर मोल खत्म हो गया, ये जूल पर मोल ये खत्म हो गया, और यहाँ पे आ गया जूल पर दिस मच एटम्स। तो एक एटम में कितना एनर्जी होगा, बस यहाँ पे डिवाइड करके निकाल लो, ये आ जाएगा 2.79 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो इतना एनर्जी एक एटम में होगा, मतलब एक एटम में इतना काइनेटिक एनर्जी जाएगा, राइट। तो यहाँ पे है
इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन में इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये हमारा जो आया है दिस इज द के ऑफ वन एटम या वन इलेक्ट्रॉन, के ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में इतना काइनेटिक एनर्जी होगा, ये हमने निकाल लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में पता लग गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। तो यहाँ पे हम अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हमें सब पता है काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया है, उतना है। और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी हमको ये निकालना है, ये चीज़ का वैल्यू हमको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे हमको एच म्यू वेवलेंथ इसका दे रखा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे वेवलेंथ वाले फॉर्म में, यानी एस सी बाय लैम्डा में। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो गया। एच म्यू नॉट ये हमको मिनिमम एनर्जी निकालना है, तो इसको हम डब्ल्यू नॉट मान लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देख लिया है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 2.79 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19। तो इतना एनर्जी मिनिमम होगा हमारे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एच का वैल्यू यहाँ रखते हैं, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, पहले सबको इधर ले आते हैं। तो डब्ल्यू नॉट विल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सी है, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये हो गया 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। फिर उसके बाद में 2.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जैसे जाके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.79 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा यहाँ पे मिनिमम एनर्जी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, चलो आगे। सीबीएसई के बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं होता है, कैलकुलेटर उनको यूज नहीं करने मिलता है, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे सारे नंबर एक पास ले आओ। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, पहले तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 0 बचेंगे, वो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 8 हो गया। और डिवाइड में, डिवाइड वाला देख लो क्या है, नीचे 100 है, यहाँ पे 100, 2 0 इसमें चले जाएंगे, ये बचेगा हमारा 10 टू द पावर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस 7 बचेगा, 2 यहाँ पे प्लस के 2 हो गए। फिर उसके बाद 10 की पावर को ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7 है, ऊपर जाके प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्लस 7 लिख रहा हूँ और नीचे से इसको मैं हटा देता हूँ। तो इतना पार्ट तो इतना आ गया। फिर आगे क्या है, माइनस यहाँ पे है 2.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 + 8 15, और यहाँ पे 15 माइनस 34 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 8 7 15, तो इसमें से 15 माइनस करेंगे माइनस 19 आएगा, माइनस 2.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पावर सेम है, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो 6.626 में से 2.79 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.836 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19। ये हम वर्क निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा जूल। तो इतना मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को जस्ट मतलब एमिट आउट करने के लिए, मिनिमम इतना एनर्जी लगेगा। सो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, सो इतना करने के बाद में नेक्स्ट अभी हमें वेवलेंथ भी निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। तो यहाँ पे इसी एनर्जी का हम वो निकाल लेंगे वेवलेंथ। तो यहाँ पे एनर्जी जो आ गया है, इसी एनर्जी के लिए वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो ये हमारी मिनिमम एनर्जी आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी के लिए हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ निकालनी है। सो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एच म्यू, और E इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे म्यू को हम चेंज कर दें लैम्डा में, तो E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा हो जाता है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। हमें एनर्जी पता है, हमें उसका वेवलेंथ निकालना है। सो यहाँ पे एनर्जी रख देंगे, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। 3.836 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू हमें निकालना है। लैम्डा इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8,
और डिवाइड बाय ये पूरा वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3.836 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व कर लो और नंबर एक पास ले आओ, तो ये हो जाएगा 6.626 डिवाइड बाय 3.836 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स आपस में सॉल्व कर लेंगे, -34 और नीचे -19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर आएगी -34 प्लस 8 और प्लस 19, तो 19 प्लस 8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 27, तो 27 -34 और माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 5.181 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीटर में, तो ये तो आ गया वेवलेंथ। तो इसे हम चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट हम जितना आगे भेजेंगे उतना यहाँ पे 10 की पावर बढ़ती जाएगी। सो अभी 10 की पावर -7 है, हमें 2 और पावर माइनस की बढ़ानी है, तो 2 पॉइंट आगे इसका देंगे, ये हो जाएगा हमारा 518.1 इंटू यहाँ पे 2 पॉइंट हमने आगे शिफ्ट किया है राइट साइड 1 2, तो यहाँ पे हमारी 2 माइनस की पावर और रेज हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी कि हमारा आ जाएगा ये सीधे 0.1 में हटा दूंगा, ये आ जाएगा 518 नैनोमीटर, इतना वेवलेंथ आ जाएगा हमारा। सो ये वेवलेंथ कौन से कलर का होता है, अगर तुम लोग स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ये हमारा ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट मिनिमम हमें अपने मेटल पे स्ट्राइक करनी पड़ेगी, इतना मिनिमम हमारा थ्रेशोल्ड आ गया है। सो आई होप तुम लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन 7 है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, the electrons are ejected with a velocity of 5.85 into 10 to the power 5 meter per second. Calculate the minimum energy required to remove an electron from the metal surface. Mass of electron इतना हमको दे रखा है। So यहाँ पे हमको 3 चीजें गिवन है, यहाँ पे हमको वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। उसके बाद में यहाँ पे हमें विद अ वेलोसिटी दे रखा है, तो इसकी मदद से हम हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ये है हमारे पास 5.85 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है, वर्क फंक्शन यानी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मास दे रखा है, हाफ mv² में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगेगा। सो हाफ mv² के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे रखा है 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 1/31 का मतलब यही हो गया। सो ये चीजें हमको दे रखी हैं, सिंपल से यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। यहाँ पे हमसे ये निकालना है, तो यहाँ पे h म्यू नॉट की जगह वर्क फंक्शन यानी कि w नॉट रख दो, बात एक ही है, w इज इक्वल टू h म्यू। और यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू हमको दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह SC/λ यूज करोगे। तो बस इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू को पुट करके आंसर हम निकाल लेंगे। सो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करना एंड इसका आंसर तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। सो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब स्पेक्ट्रम के बारे में तुम लोग ऑलरेडी फिजिक्स क्लास 10th में पढ़ चुके हो। दैट स्पेक्ट्रम, जब किसी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू ऐसे गुजारते हैं तो वो व्हाइट लाइट ऐसे अलग अलग कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाती है और वहां पे हमें एक विब्ग्योर पैटर्न देखने को मिलता है। हम क्या कहते हैं, यही तो स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट लाइट्स जो यहाँ पे स्प्लिट आउट हो रही है हमारी मेन वाली लाइट में से। तो इसी तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो लाइट का स्पेक्ट्रम हो गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या होता है, हमने मान लो किसी सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल लिए, कुछ मतलब एक हिस्सा ले लिया, मास ले लिया किसी सब्सटेंस का, और उसमें से लाइट पास की, तब वो जिस तरह से लाइट एमिट आउट करता है ना अपने थ्रू, मतलब जिस तरह की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा और वापस से रिलीज आउट करेगा, तो वो भी एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करती हैं एंड उन्हीं स्पेक्ट्रम्स को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो इसको बोला जाता है द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मतलब उस एटम की बनावट की वजह से जिस तरह का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है लाइट का, सो उस एटम के लिए वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम फिक्स हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम के लिए तुम्हारा इस तरह का स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलता है लाइट का, राइट। तो हम इस तरह के स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते हैं, जैसे हमें नहीं पता किसी सब्सटेंस के अंदर कौन सा पर्टिकुलर एटम है, तो हम क्या करेंगे, उसका लाइट स्पेक्ट्रोग्राफी करेंगे, उसमें से देखेंगे किस तरह की लाइट निकल के आ रही है वापस से,
उसका स्पेक्ट्रम हम स्टडी करके ये बता सकते हैं, अगर हमें पहले से पता हो कि हाँ उस तरह के एलिमेंट में से ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है, तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जैसे ही हमें दिखेगा हम बता देंगे कि ये सोडियम है, सोडियम की बात हो रही है। सो यही होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, किसी भी एटम में से किस तरह की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर किस तरह की रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं, उन रेडिएशंस को स्टडी करके हम अगर उनको स्क्रीन पे ऐसे प्रोजेक्ट कर लें, स्क्रीन पे ऐसे बना लें, तो वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करती हैं। और वो जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा, वो पर्टिकुलर एटम जिस तरह का स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा, वो उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो जाता है। अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं, सोडियम में अलग तरह का होगा, हाइड्रोजन में अलग तरह का होगा, कैल्शियम एटम का अलग तरह का होगा। हर एलिमेंट का, हर एटम का ये अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रा होता है। कॉन्सेप्ट आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा इसका। अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है, कैसे यहाँ पे लाइट पास होती है, लाइट यहाँ पे निकलती है। देखो समझो, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, वो एटम्स से मिलके बना है। मान लेते हैं हमने पर्टिकुलर एक एटम ले लिया किसी सब्सटेंस का। अब यहाँ पे इस एटम के ऊपर जब हम लाइट को स्ट्राइक करेंगे, लाइट को स्ट्राइक करने का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, दैट यहाँ पे मैंने फोटोन को स्ट्राइक किया। लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल, फोटोन। फोटोन को हमने अपने एटम पे ऐसे स्ट्राइक करा, मतलब ऐसे टॉर्च जला दी उसके सामने, तो क्या होगा, फोटोन एनर्जी लेके जाएगा, उस एटम पे स्ट्राइक करेगा, कुछ एनर्जी तो निकल जाएगी, लेकिन कुछ एनर्जी स्ट्राइक होके इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी गई, इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम्हें मान लो कोई ऐसे चॉकलेट दे दे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, तुम फुदकने लगोगे, एक्साइट हो जाओगे। सो वही चीज मान लो है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने कुछ एनर्जी दे दिया। एनर्जी किस फॉर्म में दिया, फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पे एनर्जी इसको आ गई। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और कूद के अपने लेवल से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन मान लो अगर पहले ऑर्बिट में था या फर्स्ट एनर्जी लेवल पे था, तो वो अपना एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाएगा और वो ऊपर वाले स्टेट में आ जाएगा, यानी हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। सो इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहती, थोड़े समय तक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड रह पाता है, मुश्किल से रिमेन्स एक्साइटेड फॉर ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड, वेरी लेस टाइम, बहुत ही बारीक मिनिमम टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। और फिर जैसे ही वो ठंडा पड़ेगा, शांत होगा, फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन वापस से कहां पे आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ गया। लेकिन अब जब ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा तो बिना एनर्जी रिलीज किए तो आएगा नहीं, कुछ एनर्जी जब उसकी खत्म होगी तभी तो नीचे आएगा। सो वापस से वो एनर्जी रिलीज हो जाती है फोटॉन्स के फॉर्म में। सो यहाँ पे अब एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमने स्ट्राइक किया था उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ पे रिलीज हो सकता है हमने भाई ज्यादा एनर्जी की लाइट दी हो, यहाँ पे आधे ज्यादा एटम ने एब्जॉर्ब कर ली और थोड़ी सी ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज करे। सो एटम किस तरह का एनर्जी वापस से रिलीज कर रहा है या कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन का जो स्पेक्ट्रा होता है अलग अलग होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग तरह का लाइट एक स्पेक्ट्रम बन के तुम्हें मिलेगा, और एमिशन के समय जब फोटोन रिलीज हो रहा है, एमिट आउट हो रहा है, तब वो अलग तरह का स्पेक्ट्रम बनाएगा। सो इन दोनों ही स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि किस एटम की यहाँ पे बात हो रही है या किसी मटेरियल के अंदर कौन सा एटम प्रेजेंट है। तो बेसिकली यही होता है, जब भी हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, फिर थोड़े समय तक ही एक्साइटमेंट उनका बना रहता है, मुश्किल से 10⁻⁸ ऑर्डर के सेकंड्स के लिए, मतलब इतने टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतरती है, फिर वो नीचे लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही वो नीचे लोअर एनर्जी स्टेट में वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है, उसमें से फिर से ऐसे लाइट के फोटोन बाहर रिलीज होते हैं, और जितना वो फोटोन रिलीज करेंगे यही क्या बनाएंगे, बाहर जाके लाइट का एक स्पेक्ट्रम बना लेंगे स्क्रीन पे, अगर हम स्क्रीन रख देते हैं सामने तो। यही होता है हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन का कॉन्सेप्ट। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम एक स्पेसिफिक एटम को लेंगे और इसका देखेंगे कैसा स्पेक्ट्रम बन के आता है, किस तरह की यहाँ पे अलग अलग तरह के हमको सीरीज देखने को मिलती है स्पेक्ट्रम की। सो यहाँ पे चलो बात करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स एंड द एनर्जेटिकली excited hydrogen atoms produce emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। यहाँ पे क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था काफी पहले, दैट हमने हाइड्रोजन गैस को लिया और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने का मतलब क्या, हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया हाइड्रोजन के एटम को। यहाँ पे समझो, ये मान लो हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे हमने क्या किया, एनर्जी स्ट्राइक किया इस पे। एनर्जी स्ट्राइक होगा तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, अभी ये इस वाले ऑर्बिट में है, क्या होगा, इसमें एनर्जी मिलेगा। ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा
इस स्टेट से इस स्टेट में आ गया, हायर एनर्जी स्टेट पे जंप कर गया, यहाँ आ गया। फिर थोड़े समय तक ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और फिर वापस से नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, ये यहाँ पे लाइट एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी कि ये एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोजन एटम कई तरह के स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। लाइन स्पेक्ट्रम कई तरह के होते हैं हाइड्रोजन के केस में, एक होती है लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज। अब ये कई तरह के स्पेक्ट्रम जो है जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया उसी साइंटिस्ट के नेम पे इस स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे 5 तरह के हैं, एक लाइमन सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज होती है, पार्शियन सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज और फ्रिंज सीरीज। यहाँ पे पी साइलेंट होगा, फ्रिंज सीरीज होगी। ये सारे तुम्हारे स्पेक्ट्रम है, दीज आर सीरीज या फिर स्पेक्ट्रम। तो ये अलग अलग हैं, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनकी बात जो करते हैं। ये सारे हाइड्रोजन के केस के ही हैं, हाइड्रोजन में ही ये सारे बनते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे ये सारी सीरीज हैं क्या, इनको समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 4। एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो। इनको मैं कहूंगा एनर्जी लेवल, दीज आर एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या, ऑर्बिट्स कह सकते हो इनको तुम, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट या 3 ऑर्बिट, या फिर एनर्जी लेवल कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। यहाँ तुमको दिख रहा होगा दैट पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच काफी एनर्जी गैप है। यहाँ पे जितनी दूरी मैंने दिखाई है ये यहाँ पे इसके एनर्जी गैप को सिंबलाइज कर रही है, मतलब पहले और दूसरे शेल के बीच काफी ज्यादा गैप है एनर्जी का। फिर दूसरे और तीसरे शेल में कम गैप हो गया। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है, ये है। तो यहाँ पे इस तरह कुछ हमारी सीरीज बनती है। अब यहाँ पे सोच के देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होके यहाँ पे था 7th वाले ऑर्बिट में, और जब उसका एक्साइटमेंट खत्म हुआ 10⁻⁸ सेकंड में उसका एक्साइटमेंट जब उतर गया, तो वापस से ग्राउंड स्टेट में अगर वो पहले शेल में आता है, n इज इक्वल टू 1 में आता है, या फिर छठे से 1 में आता है, पांचवें से 1 में आता है, चौथे ऑर्बिट से 1 में आता है, थर्ड से 1 में आता है, या सेकंड से 1 में आता है, किसी भी ऑर्बिट से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तब वहां पे जो भी स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, वो हमारा लाइमन सीरीज का हिस्सा होगा। लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से उतर के हमारा कहां पे आ रहा हो, पहले पे आ रहा हो, यानी कि हमारा फाइनल स्टेट 1 अगर होता है तो वहां पे जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारा लाइमन सीरीज का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये लाइमन हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही इस सीरीज का नाम रख दिया गया। फिर इसके बाद सेकंड हमारी बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो n इज इक्वल टू 7th स्टेट वाला है, ये उतर के ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 2 पे आ गया। ठीक है, कहीं से भी उतर के, ऊपर वाले से ही उतर के आएगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे ही आएगा। मान लो 6 से आ गया 2 पे, 5th से आ गया 2 पे, 4 से आ गया 2 पे, या 3 से आ गया 2 पे, मतलब एक ऊपर वाले से ही उतर के यहाँ पे आएगा हमेशा। मान लो इस स्टेट पे आता है n इज इक्वल टू 2 पे, तो हमेशा n इज इक्वल टू 2 वाले को हम क्या बोलेंगे, उसको बाल्मर बोलेंगे। यानी कि अगर फाइनल स्टेट तुम्हारा n इज इक्वल टू 2 है, तो वहां पे जो भी सीरीज, जो भी लाइट का स्पेक्ट्रम बनेगा, जो भी सीरीज तुम्हारी बनेगी, उस लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज का हिस्सा बोलेंगे। फिर इसी तरह पार्शियन सीरीज होती है, यहाँ पे तुम्हारा हर इलेक्ट्रॉन कहाँ उतर के आएगा, n इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि फाइनल अगर तुम्हारा ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 3 वाला है तो वहां पे पार्शियन सीरीज बनती है। n इज इक्वल टू 4 पे ब्रैकेट सीरीज बनती है, n इज इक्वल टू 5 पे फ्रिंज सीरीज बनती है। तो यहाँ पे इन सबको मैंने लेबल कर लिया है इस तरह। यहाँ पे 5 सीरीज तुम्हारी है, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट और फ्रिंज सीरीज। यहाँ पे फाइनल स्टेट इनका क्या होगा वो बस याद रखो, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट यानी कि फाइनल ऑर्बिट ये कहाँ पे आएंगे, अगर 1 पे आते हैं तो लाइमन सीरीज, 2 पे आते हैं बाल्मर सीरीज, 3 पे आते हैं, 3 ऑर्बिट पे फाइनली आते हैं तो ये पार्शियन सीरीज हो जाएगी, चौथे ऑर्बिट पे फाइनली आते हैं ब्रैकेट सीरीज, 5वें ऑर्बिट पे फाइनली आते हैं तो ये हो जाएगी फ्रिंज सीरीज। अब ये आएंगे कहां से, हमेशा एक अपने ऊपर वाले से ही आएंगे। फाइनली 1 पे आ रहे हैं तो 2 3 4 5 6 7 से आएंगे। यहाँ डॉट डॉट लगा है, मतलब यहाँ पे 4 5 6 7 भी है। फिर यहाँ पे 2 पे आना है तो 2 के ऊपर से ही तो आएंगे, 3 4 5 6 7 से, तो 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 4 5 6 7 5 6
7, उसके बाद 6 7। तो यहाँ पे किसी भी ऊपर वाले से अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन उतर के आता है, तब जिस तरह की लाइट वो इमिट आउट करेगा वो इन पर्टिकुलर सीरीज का फिर हिस्सा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है, तो बताओ ये किस सीरीज का हिस्सा है। तो इसीलिए इन सीरीज को याद रखना कि फाइनली कहाँ इलेक्ट्रॉन उतर के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा स्पेक्ट्रम रीजन हमें देखने को मिलता है। लाइमन सीरीज की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमको अल्ट्रावायलेट लाइट देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे बाल्मर सीरीज की बात करें तो ये थोड़ा कम एनर्जी गैप उसमें होगा, तो यहाँ पे विजिबल रीजन की लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। पार्शियल सीरीज में इंफ्रारेड, और ऊपर के जितने भी ये सारे हैं इन सब में इंफ्रारेड ही हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब ये थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट सिंपल है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो ये सारी सीरीज इस तरह निकाली गई है कि हाँ ऐसे ऐसे लाइट स्पेक्ट्रम बनते हैं हाइड्रोजन में। ये स्पेशली हाइड्रोजन की हम बात करें, ये हर एक में नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन में बनता है सिर्फ। अब यहाँ पे एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे जिनका नाम था जोहानिस रिडबर्ग। तो यहाँ पे रिडबर्ग हमारे साइंटिस्ट एक थे, ये स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट वो होता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है एक एटम की, मतलब वहां पे अलग अलग तरह की लाइट्स को पास करेगा एटम में से, मतलब किसी सब्सटेंस में से, और देखेगा कि वो किस तरह का स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस तरह का काम करते थे। तो इन्होंने ही हाइड्रोजन एटम को स्टडी करा और ये सारी मतलब एक तरह से इन्होंने चीजें निकाली। इन्होंने ये नोट किया कि ये जितनी भी सीरीज हैं, जितने भी स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, इनको हम एक पर्टिकुलर रिलेशन से जस्टिफाई कर सकते हैं। और इन्होंने एक रिलेशन डिस्क्राइब कर दिया दैट वी बार, यहाँ पे म्यू बार मतलब वी बार या म्यू बार जो भी तुम कहो, यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये वेव नंबर है। वेव नंबर मैंने तुम्हें बताया था। सो वेव नंबर ऑफ एनी ऑफ दीज, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाता है बाय द रिलेशन 109677 ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस तरह हम वेव नंबर निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पे वेव नंबर निकालने का इन्होंने एक फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दिया था, सो इसीलिए रिडबर्ग के नाम पे ये फॉर्मूला तुम्हारा है। सो आई होप ये सारी सीरीज तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अभी हम इनको फिर से देखेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे नील बोहर 1913 में एक मॉडल लेके आते हैं जो कि आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। सो ही वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन quantitatively the general features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. He used Planck's concept of quantization of energy. मतलब इनका मॉडल पहला ऐसा था जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम है उसको ये एक्सप्लेन कर ले जा रहा था। तो यहाँ पे इनके मॉडल में क्या था, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पुराना वाला मॉडल लिया रदरफोर्ड वाला, इन्होंने ऑर्बिट का रेडियस फिक्स कर दिया और हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स कर दिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनका एनर्जी सेम रहता है विद टाइम। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, आज उसका 1 किलो जूल एनर्जी है, कल उसका 10 किलो जूल होगा, ऐसा नहीं होता। जितना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का अभी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है वो हमेशा सेम रहेगा, ये इन्होंने फिक्स कर दी बात। और दूसरी चीज, उस ऑर्बिट का रेडियस भी इन्होंने फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ऑर्बिट में वो चेंज नहीं होती है, ये इन्होंने बात कही। देन इसके बाद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है किसी इलेक्ट्रॉन का किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इंटीजर मल्टीपल वाला होता है। यानी कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें वो हो जाता है mvr, ये तुमने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, दैट यहाँ पे mvr होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो n मतलब यहाँ पे नंबर 1 2 3, इस तरह में h/2π के मल्टीपल में यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है। सो ये इन्होंने एक अलग बात की थी जो इनके मॉडल को अलग बनाती है बाकी सबसे। फिर इसके बाद इन्होंने एनर्जी और रेडियस भी फिक्स की थी हर ऑर्बिट की। तो इन्होंने रेडियस का एक फॉर्मूला डिराइव किया, द रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस। मतलब ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, मान लो किसी एटम का तुमको पहले ऑर्बिट का रेडियस बताना है, तो ये रेडियस कैसे बता सकते हो, दूसरे का रेडियस कैसे बता सकते हो, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बना लिया R1 R2 का, मतलब कितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट का तुम रेडियस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ a का मतलब पहले वाले ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, ये तुम्हारा बोहर ऑर्बिट होता है एक तरह से, इसको बोलते हैं दिस
52.9 pm इज कॉल्ड बोहर ऑर्बिट। 52.9 ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो यहाँ पे किसी भी तुम पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन दैट Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स a नॉट। a नॉट क्या है? बोहर ऑर्बिट, जो कि होता है 52.9 पिकोमीटर। फिर यहाँ पे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला En इज इक्वल टू माइनस RH। RH यहाँ पे क्या है? RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे दिया है RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू कितना होता है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे ये होता है En इज इक्वल टू माइनस RH 1/n स्क्वायर। इसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कितना होगा, ये इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला और ये एनर्जी वाला फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको दिमाग में रखना, बिकॉज आगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इन फॉर्मूला का बहुत यूज करेंगे। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे जो बोहर मॉडल था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए लिमिटेड नहीं था। इन्होंने जो फॉर्मूला बनाए वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक अदर एटम्स के लिए भी यहाँ पे वैलिड थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज He प्लस, मतलब जहाँ पे भी सिंपल हमारे हाइड्रोजन जैसे एटम्स होंगे वहां पे हम यही फॉर्मूला लगा के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला En इज इक्वल टू माइनस RH। यहाँ पे 1/n स्क्वायर की जगह इन्होंने z ऊपर लगा दिया, z स्क्वायर। यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तो 1/n स्क्वायर था, और अगर किसी पर्टिकुलर और उसी के जैसे एटम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। z का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, जिसका भी तुम एनर्जी लेवल निकालोगे। फिर यहाँ पे रेडियस के लिए भी वही चीज है, Rn इज इक्वल टू माइनस 52.9 n स्क्वायर अपॉन z। z से इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये दो फॉर्मूले ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज कर रहे होंगे, किस लिए? टू कैलकुलेट एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, और ये हमारा किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालने का फॉर्मूला। किसी भी एटम का तुम निकाल सकते हो, फॉर एनी एटम, दिस इज फॉर एनी H लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, किसी के लिए भी तुम ये दोनों चीजें निकाल सकते हो, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो फॉर दैट एटम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स की। अभी हमने अलग अलग एनर्जी देखा, किसी एक ऑर्बिट का और दूसरे ऑर्बिट का हम एनर्जी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे एनर्जी का गैप निकालने के लिए क्या करोगे भाई? एक ऑर्बिट का एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में से माइनस कर दो। मान लो हमें ये निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन एक मान लो चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आया, तो इस ऑर्बिट का कितना एनर्जी था? अभी जहां 2 ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन आया वहां का एनर्जी कितना है? दोनों का एनर्जी गैप अगर हम माइनस करके निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितना एनर्जी वापस रिलीज करेगा। सो ये एनर्जी गैप हमारा कैसे आएगा? नाउ डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का मतलब यहाँ पे अभी कहाँ पे हमारा किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर। n स्क्वायर होता है तो F मतलब ले लिया फाइनल ऑर्बिट, माइनस यहाँ पे हो जाएगा EI माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। ये इस ऑर्बिट का तुम्हारा एनर्जी हो गया। दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे RH कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/ni स्क्वायर इनिशियल वाला ऑर्बिट स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन फाइनल वाला ऑर्बिट स्क्वायर। यहाँ पे n1 और n2 मान सकते हो तुम इनको, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हो। बस RH का वैल्यू यहाँ रख दिया 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ गया 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 n2 मान सकते हो अगर इनिशियल फाइनल में दिक्कत है तो, ठीक। सो यहाँ पे एनर्जी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। किस लिए? ये एनर्जी का गैप निकालने में हमें हेल्प करता है। अगर दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप हमें निकालना है तो वहां पे इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे होंगे। ये किस चीज का है? एनर्जी गैप का फॉर्मूला। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। किसी किसी क्वेश्चन में हमसे एनर्जी गैप नहीं पूछता, ये पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से एमिट आउट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का भी फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस क्या याद रखना है? E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। सो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाय एच, एनर्जी बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बस इसी फॉर्मूला में एस से डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू, ये म्यू है, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा ई का पूरा फॉर्मूला जो है वो लिख दिया, डिवाइड बाय एच कर दिया, बस वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया तो इतना आ जाता है। तुम चाहो तो ऐसे ही रख के सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो ये वैल्यू तुम यहाँ पे याद कर लो और ऐसे कर लो, ठीक है। ये चीज याद कर लेना।
ये मेन तुम्हारा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। बाकी तो उसमें वैल्यू रख के मैंने सिंपल बना के यहाँ पे लिख दिया है, बट मेन फॉर्मूला हमारा ये है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसके ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन फ्रॉम n is equal to 5 state टू द n is equal to 2 state in the hydrogen atom। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दो चीजें हमें बतानी है ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 5 टू n is equal to 2। यहाँ पे कहा गया है कि n1 हमारा 5 है, n2 हमारा 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फिफ्थ स्टेट से सेकेंड स्टेट पे आ रहा है। ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, ये उतर के नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा वाला फोटोन रिलीज करेगा, इसका फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये है। ये कहाँ से आया, ये एनर्जी गैप वाले फॉर्मूला से आया। तो एनर्जी गैप वाला ये फॉर्मूला, इसकी मदद से तुम डिवाइड बाय एच करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, वेवलेंथ भी आ जाएगा। तो बस इसकी मदद से निकालते हैं। चलो ये हो जाएगा, अगर नहीं याद हो रहा है यहाँ पे देखो मैं कहीं याद करा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा देखो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई बाय एच या ई बाय एच। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है तुम्हारा आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहाँ पे E का फॉर्मूला हो गया, H से डिवाइड करना है, H से डिवाइड कर दिया, बस लग गया फॉर्मूला। यहाँ पे तुम्हारा म्यू आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, पहला वाला चीज। अब इसके बाद वैल्यू रख दो यहाँ पे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻18। ये तुमको याद करनी पड़ेगी। सो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻18। देख लो 2.18 इंटू 10⁻18। उसके बाद H का वैल्यू हमारा कितना था, 6.626 इंटू 10⁻34। ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। अंदर क्या रखेंगे, यहाँ पे n1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर। तुम चाहे तो डायरेक्टली 25 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। सो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.329 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -34 ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 34 माइनस 18, जो कि हो जाएगा हमारा 16। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 4 और -25, तो 4 - 25 बचेगा हमारा 21, और डिवाइड बाय 25 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 100। ये आ गया। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ये यहाँ पे 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6.909 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 10 टू द पावर 16 में से 2 जीरो यहाँ पे कट कर देंगे, बचेगा 10 टू द पावर 14। ये आ जाएगा हमारा कितना, फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम हर्ट्ज ले लेंगे। तो इतना फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा 6.909 इंटू 10 टू द पावर 14। इसको चाहो तो छोटा बनाने के लिए यहाँ पे 6.91 भी ले सकते हो, छोटा हो जाएगा 6.91 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। हमें और क्या निकालना है, वेवलेंथ भी निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो वेवलेंथ निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय म्यू। ऐसे होता है ना, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सी कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू हमारा कितना आया है 6.91 इंटू 10 टू द पावर 14। सो 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व कर लो, 14 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -6, और यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 0.434। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -6 है। यहाँ पे पॉइंट को अगर हम आगे भेज दें 1 2 3, तो ये हो जाएगा 434। पॉइंट को राइट में भेजते हैं तो यहाँ पे माइनस की पावर बढ़ेगी, 3 बार पॉइंट आगे भेजेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 पावर और बढ़ा दो, जो कि हो जाएगा 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे आ गया कितना, 434 नैनोमीटर। यहाँ पे मीटर में था और यहाँ पे -10 टू द पावर -9 है, तो नैनो में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गई वेवलेंथ और ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों हमने निकाल दिया है। सो आई होप तुम लोगों को वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अभी इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He का एनर्जी पूछा गया है। सो एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकालना है एनर्जी।
सो E1 फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा है ना, सो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस RH और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, और 1 अपॉन भी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Z स्क्वायर, बिकॉज ये हाइड्रोजन लाइक दूसरा कोई एटम है, तो Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये देख लो, अभी मैंने तुम लोग को बताया भी था दैट कोई दूसरा जब एटम होगा तो एनर्जी लेवल कैसे आएगा, En इज इक्वल टू माइनस RH Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। किसी भी आइटम का हम निकाल सकते हैं जो कि हाइड्रोजन जैसा होगा। सो यहाँ पे इसकी मदद से निकालते हैं। यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट हमारा कितना है, रेडबर्ग कांस्टेंट इज 2.18 इंटू 10⁻⁸। ये हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद यहाँ Z स्क्वायर, यहाँ पे बात हो रही है हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 2, तो यहाँ पे Z स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और डिवाइड बाय N स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 7 और 4 2 जा 8, तो माइनस 8.72 इंटू 10⁻⁸ इतना जूल आ जाएगा एनर्जी। इसके बाद हमको निकालना है रेडियस, तो R1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये था 52.9 N स्क्वायर बाय Z। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था इस जगह पे, दैट Rn इज इक्वल टू, यहाँ पे था 52.9 N स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं लगेगा एक्चुअली, ये होगा बिकॉज रेडियस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आ गया था Rn इज इक्वल टू 52.9 N स्क्वायर बाय Z पिकोमीटर। पिकोमीटर में यहाँ पे वैल्यू आएगा, सो 52.9 N स्क्वायर बाय Z पिकोमीटर। बस यहाँ वैल्यू को रख दो। फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो N तो 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, तो ये हो जाएगा 52.9 इंटू 1/2 पिकोमीटर। बस इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और उसके बाद 2 5 जा 10, ये आ जाएगा पिकोमीटर। सो 26.45 पिकोमीटर ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ 10 की पावर्स में लिखना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 26.45 इंटू 10⁻⁻12, पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है मीटर, या फिर अगर तुम्हें इसे नैनोमीटर में लाना है वो भी तुम कर सकते हो। नैनो के लिए क्या करोगे, पॉइंट को यहाँ पे 12 से तुम्हें बनाना है 9, तो 3 पॉइंट इधर खिसका लो, 1 2 3, ये हो जाएगा 0.02645 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 0.0265 नैनोमीटर। ये हमारा नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस हमने एनर्जी का और रेडियस का फॉर्मूला यूज कर लिया है। इन दोनों की मदद से हम किसी भी आइटम का जो कि हाइड्रोजन लाइक आइटम हो उसका रेडियस और एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं फॉर एनी ऑर्बिट। तो ये हमने यूज कर लिया और यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे, जो कि उसमें से कुछ एक हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा था। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डबलेट the two closely spaced lines of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques। मतलब यहाँ पे जैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था वहाँ पे कुछ डबल लाइंस भी आ रही थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये मॉडल। फिर उसके बाद में दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। It could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds। ये chemical bonds को भी explain नहीं कर पा रहा था, कैसे बन रहे हैं, कैसे दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये मॉडल फेल कर गया और इसके बाद हमको एक और नए मॉडल की ज़रूरत महसूस हुई। सो इसीलिए हम लोग नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। सो इस मॉडल को तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी तरफ कुछ स्टेप्स तो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैंने तुम लोग को बताया था डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो उसी तरह देखा गया कि जो मैटर होता है, मैटर भी डुअल बिहेवियर शो करता है। ये किसने सबसे पहली बार बात की थी? डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस चीज की बात की थी कि मैटर भी तुम्हारा डुअल बिहेवियर शो करता है। मैटर ऑल्सो बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एंड अ वेव। क्या इन्होंने बोला था, देखते हैं। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली इन 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior। मतलब मैटर भी dual nature शो करेगा। Both particle and wave like properties, de Broglie gave the following relations between wavelength and momentum p of a material particle। इन्होंने बहुत बड़ा एक रिलेशन दिया
वेवलेंथ और मोमेंटम को इन्होंने रिलेट कर दिया। इन्होंने कहा वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन पी। वेवलेंथ को इन्होंने मोमेंटम के साथ रिलेट कर दिया। मोमेंटम किसका होता है? मोमेंटम होता है एक पार्टिकल का जिसमें मास हो, और वेवलेंथ किसकी होती है? एक वेव की। तो इन्होंने वेव को रिलेट कर दिया किसके साथ? पार्टिकल के साथ। तो वेव और पार्टिकल के बीच एक इन्होंने रिश्ता कायम कर दिया या रिलेशन बना दिया, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी या फिर h अपॉन m इंटू वी। तो इन्होंने ये रिलेशन बनाया। ये रिलेशन क्या बताता है कि कोई भी मटेरियल का कोई पार्टिकल है तो यहाँ पे वो एज अ वेव भी बिहेव करेगा और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा, राइट। तो यहाँ पे m तुम्हारा मास हो गया, v तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने मोमेंटम और वेवलेंथ को कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया। सो इसी के ऊपर बेस चलो भी एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg। एक बॉल है जिसका मास दे रखा है, वेवलेंथ हमसे पूछा गया है, और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया था इसी का यूज कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। द फॉर्मूला ही गेव वाज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। यानी कि लैम्डा हो जाता है इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मास इनटू वेलोसिटी। बस यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। लैम्डा हमको यहाँ पे निकालना है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना होता है? 6.626, अब तक तुम लोग को याद हो गया होगा, इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय मास ऑफ कितना दे रखा है बॉल? 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है? v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस लैम्डा कितना आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा, डिवाइड कर लो इसको, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और ये आ जाएगा हमारा मीटर्स में। सो ये आ जाएगा लैम्डा। वेवलेंथ इतना आ गया। सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये वेवलेंथ बहुत ही कम है। तो बॉल क्योंकि बहुत कम स्पीड से जा रही है, तो जितना कोई पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करता है हम कह सकते हैं उसका वेवलेंथ उतना ज्यादा मतलब प्रॉपर तरह का होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करेगा, वहां पे उसका वेवलेंथ काफी छोटा होगा, वहां पे उसका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगा, राइट। तो ये होता है, यहाँ पे डी ब्रॉगली ने दोनों को आपस में रिलेट कर दिया था, ये इन्होंने खास काम किया था। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। अगेन यहाँ पे हम डी ब्रॉगली का इक्वेशन यूज करेंगे। डी ब्रॉगली का रिलेशन क्या है? दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, यानी कि h अपॉन m इंटू वी। तो यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 3.6 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और नीचे मास इंटू वेलोसिटी, मास हमको निकालना है। और अगर लाइट की स्पीड से फोटोन चल रहा है, यहाँ पे क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, तो लाइट की स्पीड से ही चल रहा होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, m को इधर ले और इसको उधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये भी टर्म नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10। 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व कर लो। यहाँ पे 10 की पावर -34, यहाँ पे 8 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -10 है, ऊपर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, ये आ गया। और डिवाइड में नंबर्स जो हैं वो लिख लेते हैं। ये है 6.626 और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 1 3 3 ज़ा 9 10, 10.8। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 0.6135, डिवाइड कर लेना है इसको, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी? यहाँ पे आ जाएगा -34 -8, ये हो जाएगा तुम्हारा -42, तो -42 प्लस 10 ये हो जाएगा -32, ये आ गया। सो इसको अगर हम नॉर्मलाइज फॉर्म में कर दें तो ये आ जाएगा 6.135 इंटू 10 की पावर एक और यहाँ माइनस की बढ़ जाएगी, ये आ जाएगी -33। सो इतना kg मास आ जाएगा हमारे फोटोन का। सो आई होप तुम लोग ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हो सकता है तुम इन डेप्थ ज्यादा ना समझ पाओ, बट फिर भी जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बात कही दैट इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously
द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी से भी तुम कह सकते हो। मतलब इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन पहली बात तो इतना छोटा होता है और इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होता है कि एक लिमिट होती है हमारे लिए कि हम उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड या फिर उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। या तो हम एग्जैक्टली उसका मोमेंटम बता देंगे यानी कि वेलोसिटी बता ले जाएंगे, या फिर उसका पोजीशन बता पाएंगे। दोनों चीज़ें एक साथ तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। यही होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने सिंपल एक बात कही कि या तो तुम पोजीशन एग्जैक्टली बता पाओगे या फिर मोमेंटम एग्जैक्टली बता पाओगे, दोनों चीजें एग्जैक्टली पूरा एक्यूरेटली तुम नहीं बता सकते हो। सो यह फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब कि इन दोनों का जो तुम्हारा अनसर्टेनिटी होगा वो हमेशा इस वैल्यू से ज्यादा रहेगा। अनसर्टेन रहोगे तुम, दोनों चीजें साफ साफ नहीं बता सकते, यही इनका कहना था। सो यहाँ पे इसी के ऊपर बेस चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा डेल्टा एक्स हमको दे रखा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। ये हमारा डेल्टा एक्स दे रखा है गिवन। डेल्टा एक्स डिस्टेंस है तो डेल्टा एक्स है 0.1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, डेल्टा वी पूछा गया है। यहाँ पे वही mv से v निकल आएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन अ डिस्टेंस। मतलब अनसर्टेनिटी इतने की हो सकती है पोजीशन में, डिस्टेंस दे रखा है। फिर उसके बाद वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये हमसे यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बस इसको रख देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू तो हमें दे रखा है, पी में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हम देख लेंगे पहले वाली स्लाइड में, मैंने तुम्हें बताया भी होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू, डेल्टा एक्स का वैल्यू तो हमारा गिवन है 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय पी की जगह mv रखना है। तो मास तो ये हो गया m 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी यानी कि डेल्टा भी यहाँ रख देते हैं। तो इसको ब्रैकेट में कर दूंगा, ये हमारा मोमेंटम है, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई 6.626 इंटू 10⁻34 और अपॉन 4 पाई यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। सो बस इसको सॉल्व करके हम डेल्टा वी का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। सो डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। इधर के वैल्यू सब डिवाइड में जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 10⁻10 इंटू यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31। सो इसको अब तुम लोग सॉल्व कर लेना एंड इसका आंसर तुम लोग नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के जरूर बताना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन 1 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे हमको गिवन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1 एंगस्ट्रॉम यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ पे है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी का वैल्यू हमसे पूछा गया है। सो बस यहाँ रिलेशन यूज कर लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बस सारे वैल्यू रख के यहाँ पे डेल्टा पी का वैल्यू तुम निकाल लेना। सो ये क्वेश्चन भी अब तुम लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो जितने भी होमवर्क क्वेश्चन है उनको अगर ट्राई कर लोगे ना तो जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए भी क्लियर हो जाएंगी। सो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड इस वीडियो में हम इस सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। सो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि जब मैं अगले वीडियो को पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एंड गाइस इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।